Hello everyone, myself ठाकुर पुनीत राजपूत एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन उदित फार्मेसी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर फोर्थ, तो अपनी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो जो अपना चैप्टर फोर्थ दिया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, उसका पार्ट टू। हम पार्ट वन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पार्ट टू डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट का। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या बिस्मथ सब कार्बोनेट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको बी पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, पर लेकिन इसका ए पॉइंट जो हमारा क्या सोडियम बाइकार्बोनेट था, वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। तो क्या आज का लेक्चर हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? बिस्मथ सब कार्बोनेट से। ठीक है, तो इसका सिनोनियम क्या क्या है बिस्मथ सब कार्बोनेट का? मतलब कि सिनोनियम पर्यायवाची क्या 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 है इसका, मतलब कि एक और नाम क्या है इसका बिस्मथ सब कार्बोनेट का? बिस्मथ कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या है इसमें सब कार्बोनेट का? BiO2CO3 का होल ट्वाइस इनटू H2O। प्रॉपर्टीज अब देख लेते हैं हम इसमें सब कार्बोनेट की। सबसे पहले व्हाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस पाउडर। क्या है कि जो हमारा बिस्मथ सब कार्बोनेट है क्या है? एक व्हाइट कलर का पाउडर है जिसका ना तो कोई ऑर्डर है ना ही टेस्ट है। ऑर्डरलेस मतलब कि गंधहीन, मतलब कि गंधहीन मतलब कि बेसिकली बोला जाए तो इसमें से कोई भी हमारे बोल सकते हैं कि बिल्कुल कोई भी किसी भी तरीके की महक नहीं आती है या फिर कैसी भी स्मेल नहीं आती इसके अंदर से। ठीक है, उसके बाद में टेस्टलेस, मतलब कि टेस्टलेस कैसे बोल सकते हैं? इसका कोई भी टेस्ट नहीं रहता है ना, जिस वजह से इसको टेस्टलेस बोला गया। इसके बाद में इंसोल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल। किसके अंदर इंसोल्युबल है? वाटर के अंदर इंसोल्युबल है, और दूसरा अल्कोहल के अंदर इंसोल्युबल है। और डाइल्यूट एल्कलाई, एल्कलाई के अंदर डाइल्यूट हो जाता है। उसके बाद में डिजोल्व कंप्लीटली इन HCl एंड इन HNO। किसके अंदर? अपने HCl के अंदर और HNO के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। देखिए, बेसिकली क्या इंसोल्यूबल था, मतलब कि जिसके अंदर डिजोल्व ही नहीं हो रहा था, सोल्यूबल ही नहीं हो रहा था किसके अंदर? वाटर और अल्कोहल के अंदर, पर लेकिन डाइल्यूट हो जा रहा था। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, आई होप सो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। तो डाइल्यूट मतलब कि डाइल्यूट किसके अंदर हो जा रहा है? एल्केलाई के अंदर, मतलब जो अपने बेसिस रहते हैं। उसके बाद में डिजोल्व हो जा रहा है, पूरा का पूरा डिजोल्व किसके अंदर हो जा रहा है? HCl और HNO के अंदर। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है अफरेटेड बाय लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर। क्या? अफेक्टेड बाय लाइट का रेजिस्टेंस कंटेनर्स। किसके द्वारा? लाइट रेजिस्टेंस जो हमारे कंटेनर्स रहते हैं उनके द्वारा इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। कैसे? लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर क्यों हम यूज करते हैं? लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर हम उन कंडीशन में या फिर उन प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं जो हमारी लाइट के साथ में रिएक्शन कोज कर सकते हैं। मतलब कि ऐसी प्रिपरेशन जो हमारी यूवी रेज के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में उनमें कोई भी रिएक्शन कोज हो जाए, तो इस वजह से हम लोग लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स का यूज करते हैं ताकि कि यूवी रेज का उनके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़ पाए। पर लेकिन क्या इफेक्टेड बाय जो हमारा बिस्मथ सब कार्बोनेट है वो किससे इफेक्ट होता है? हमारे लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स से। तो इस वजह से हम बिस्मथ सब कार्बोनेट को लाइट रेजिस्टेंस कंटेनर्स के अंदर फिल नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनकम्पेटेबिलिटी किसके साथ शो करता है अपना बिस्मथ सब कार्बोनेट? इनकम्पेटेबिलिटी शो करता है Ki, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ में। क्यों? क्योंकि कि पोटेशियम आयोडाइड क्या है, एक क्या फॉर्म कर देता है? बिकॉज इट फॉर्म ब्राउन प्रेसिपिटेशन ऑफ बिस्मथ ट्राई आयोडाइड। क्या? जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड है उससे इनकम्पेटेबिलिटी यानी कि बिस्मथ सब कार्बोनेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ में नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि जो हमारा पोटेशियम आयोडाइड है वो एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन कोज कर देता है किसके अंदर? बिस्मथ के अंदर ट्राई आयोडाइड के। किस फॉर्म का? बिस्मथ ट्राई आयोडाइड का एक प्रेसिपिटेशन कोज कर देता है ब्राउन कलर का। इसी वजह से बिस्मथ सब कार्बोनेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ में नहीं बनती है। ठीक है, अब देखिए यूजेस देख लेते हैं हम। यूजेस क्या क्या है बिस्मथ सब कार्बोनेट के? यूजेस देख लीजिए। सबसे पहले एज एंटी डायरियल, माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड डुबलेंट अल्सर्स, duodenal ulcers, as a mild antiacid in treatment of colitis। और उसके बाद यूजेस इन कॉस्मेटिक्स जैसे लोशंस एंड फेस पाउडर। देखिए, एज एंटी डायरियल, कैसे? एज एन एक एंटी डायरियल हम यूज कर सकते हैं। एंटी डायरियल मतलब कि जो हमारी कुछ प्रिपरेशन रहती है जो हमारी डायरिया को कोज करती है, और एंटी डायरियल मतलब कि जो डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज करते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एंटी डायरियल। उसके बाद में माइल्ड एंटीसेप्टिक एंड एस्ट्रिंजेंट। माइल्ड एंटीसेप्टिक मतलब कि माइल्ड मतलब होता है ऐसे हल्का फुल्का, हम बोल सकते हैं लाइट, है ना। जैसे एक हो गया कि एंटीसेप्टिक जो हमारे किसके लिए एज एन हाई लेवल पे यूज हो रहा है, मतलब कि माइल्ड बोल सकते हैं हम लो लेवल वाला।
ठीक है। तो माइल्ड मतलब कि ऐसे हल्का फुल्का बोल सकते हैं हम इसको, तो हल्का ऐसी कोई छोटा एंटीसेप्टिक की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एंड एस्ट्रिंजेंट की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एंड डियोडिनल अल्सर, क्या गैस्ट्रिक और डियोडिनल अल्सर के भी हम, डियोडिनल अल्सर और गैस्ट्रिक के लिए भी हम क्या इनके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं किसको, क्या बिस्मथ कार्बोनेट को। ठीक है। और उसके बाद में एज अ माइल्ड एंटासिड, क्या ऐसे छोटे मोटे एंटासिड की तरह भी यूज कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कोलिट्स, कोलिट्स के ट्रीटमेंट के लिए। और क्या हम जो हमारे कॉस्मेटिक्स रहते हैं उनके लिए हम उनके यूजेस एज एन यूज कर सकते हैं कॉस्मेटिक के, जैसे हमारा लोशंस हो गए या फिर फेस पाउडर हो गया। ओके। इसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, कैलोइन। कैलोइन क्या है बेसिकली, कैलोइन का सिनोनियम क्या है, कैलोइन का सिनोनियम है चाइना क्ले। क्या, चाइना क्ले। कैलोइन का सिनोनियम क्या है, मतलब पर्यायवाची क्या है, चाइना क्ले। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, व्हाइट ऑर्डरलेस टेस्टलेस पाउडर, सेम है बिस्मथ कार्बोनेट की तरह ही। जैसे बिस्मथ कार्बोनेट में भी था व्हाइट पाउडर था वो भी, पर लेकिन उसका भी ना तो कोई ऑर्डर था और ना इसके अंदर कोई टेस्ट था। इनसोल्युबल इन वाटर, किसके अंदर इनसोल्युबल है, वाटर के अंदर। डाइल्यूट है एल्कलाई एंड एसिड्स, और डाइल्यूट हो जाता है किसके अंदर, एल्कलाई और एसिड्स के अंदर। वही हमारा जो बिस्मथ कार्बोनेट था वो क्या था, इनसोल्युबल था वाटर और अल्कोहल के अंदर, पर लेकिन डाइल्यूट हो रहा था किसके अंदर, केवल अपने एल्कलाई के अंदर। उसके बाद में अवेलेबल इन टू फॉर्म, कितनी फॉर्म में अवेलेबल है, टू फॉर्म में, हैवी एंड लाइट कैलोइन। क्या, एक तो हैवी कैलोइन और लाइट कैलोइन। मतलब कि हैवी मतलब कि एक तरीके से बोल सकते हैं हाई क्वालिटी वाला, और लो, हाई और लो क्वालिटी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, फिर हैवी और लाइट। ठीक है। उसके बाद में इम्प्योर फॉर्म ऑफ कैलोइन कंटेन ग्रेटी पार्टिकल्स। क्या, जो हमारे इम्प्योर फॉर्म होगी, जो हमारी इम्प्योर फॉर्म रहेगी किसकी, कैलोइन की, वो क्या कैसे पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ग्रेटी पार्टिकल्स उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। देखिए बेसिकली मीनिंग क्या रहता है, किरकिरा, मतलब कि जैसे चावल के अंदर कोई भी पत्थर या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल रह जाए, तो आप जैसे चावल खाएंगे तो उस टाइम पे क्या किरकिरापन, आपके जैसे कोई किसी चीज को रफ कर रहा है तो उस टाइम पे भी आपके दांतों में ऐसे किरकिराहट नहीं बोलते, किरकिराहट महसूस हो रही है ना, तो वही है ये। तो मतलब कि क्या उसके पार्टिकल्स कैसे रहेंगे, ग्रेटी, मतलब कि किरकिरे पार्टिकल्स रह सकते हैं। ग्रेटी का मीनिंग क्या रहता है, किरकिरा। ओके। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, देखे ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस है, इनसोल्युबल है वाटर के अंदर, डाइल्यूट है किसके अंदर, एल्कलाई और एसिड्स के अंदर, अवेलेबल है टू फॉर्म में, हैवी और लाइट फॉर्म में। उसके बाद में इम्प्योर कैलोइन के क्या क्या कंटेन करके रखता है, ग्रेटी पार्टिकल्स, यानी कि किरकिरे पार्टिकल्स। ठीक है। स्टोरेज कैसे करके रख सकते हैं हम इसको, स्टोरेज कंडीशन क्या है, इट इज स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, बिल्कुल पैक और वेल क्लोज कंटेनर में हम इसको रख सकते हैं। उसके बाद में इनकम्पेटिबिलिटी किसके साथ में नहीं बनती है, किसकी, कैलोइन की, विद विटामिन्स, विटामिन्स के साथ में नहीं बनती है, एंजाइम्स एंड एल्कलॉइड्स, इनके साथ में, एंजाइम्स के साथ में, विटामिन्स के साथ में और एल्कलॉइड के साथ में अपने कैलोइन की नहीं बनती है। इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है किसके साथ में, विटामिन्स, एंजाइम और एल्कलॉइड्स के, एल्कलाइड्स के। ठीक है। एल्कलॉइड्स के साथ में, एंजाइम्स के साथ में और विटामिन्स के साथ में क्या इनकम्पेटिबिलिटी शो करता है, कौन, कैलोइन। इसके बाद हम देखिए यूजेस देख लीजिए, यूजेस क्या क्या होते हैं कैलोइन के। सबसे पहले इन ट्रीटमेंट ऑफ डेनेस्ट्री एंड डायरिया। अब देखिए बेसिकली किसके लिए, किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं हम कैलोइन का, ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं डेंसिट्स और डायरिया के ट्रीटमेंट के और इन ट्रीटमेंट ऑफ एल्कलॉइड पॉइजनिंग। जब हमारे पास क्या एल्कलॉइड पॉइजनिंग का मतलब, जब हम मतलब कि बेसिकली जो हमारे बेसिस रहते हैं उनकी पॉइजनिंग हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कैलोइन का यूज कर सकते हैं। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैलोइड्स, कैलोइड्स बेसिकली एक डिसीज रहती है हमारी। कैलोइड्स डिसीज के मतलब किस तरीके की डिसीज बोल सकते हैं, बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं, देखिए इसके अंदर हमारे जैसे जो हमारी आंतें होती है वो उनमें स्वेलिंग आ जाती है, मतलब सूजन आ सकती है, या फिर हमें जलन महसूस हो सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप रह सकते हैं इसके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैलोइड्स, उस डिसीज को। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं बेसिकली कैलोइन को। ठीक है। तो कैलोइड्स के बेसिकली हम सिम्टम्स देखें तो हमें क्या लूज मतलब कि दस्त लग सकते हैं, या फिर हमारे क्या हमें नींद नहीं आना, बुखार, ये भी डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं कैलोइड्स के। ओके। इसके बाद में इन ट्रीटमेंट ऑफ कैलोरिया, इसके बाद में इन फूड पॉइजनिंग केस, इन डस्टिंग पाउडर, मतलब कि क्या बेसिकली हम इसको कैलोइड्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे थे। उसके बाद में हम इसको और किसके लिए यूज कर सकते हैं, कैलोरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैलोरिया क्या रहती है, कैलोरिया भी एक डिसीज रहती है। इसका मीनिंग क्या रहता है कैलोरिया का, हेजा,
ये की जो हमारी बीमारी होती है उसके लिए बेसिकली उसके ट्रीटमेंट के लिए हम कैलोइन का यूज कर सकते हैं। इन फूड पॉइजनिंग केस, जब हमें फूड की पॉइजनिंग हो जाए, मतलब कि एक तरीके से जब कोई भी हमने जहरीला पदार्थ खा लिया या फिर कुछ भी, फूड पॉइजनिंग बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे हमारे क्या, उस टाइम पे हम कैलोइन का यूज कर सकते हैं। इन डस्टिंग पाउडर में, इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में, जैसे हमने लास्ट में बिस्मत का कार्बोनेट का देखा था, किस किस के लिए, लोशंस के लिए और फेस वॉशेस के लिए बेसिकली हमने उसको देखा था। तो इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन के लिए ऐसा मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कैलोइन पोलिटिस, क्या जब हम कैलोइन पोलिटिस का जब हम फॉर्मेशन करते हैं उस टाइम पे मेन इंग्रेडिएंट हमारा क्या रहता है, कैलोइन। ओके, इसके बाद में हमारा क्या, परगेटिव्स लग्जेटिव्स, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। जब हमने लास्ट लेक्चर, जब हमने पार्ट 1 पढ़ा था किसका, अपने चैप्टर 4 गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट, जीआईटी एजेंट्स का, तो वहां पे हमने आपको बताया था 4 होते हैं हमारे, कौन कौन से। सबसे पहले हमने बताया था एसिडिफायर, एंटी एसिड, और अपने क्या एब्जॉर्बेंट्स और प्रोटेक्टिव्स एंड एब्जॉर्बेंट्स, और फिर उसके बाद हमने बताया था क्या, परगेटिव्स लग्जेटिव्स और कैथार्टिक्स। ठीक है, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है, परगेटिव लग्जेटिव और कैथार्टिक्स, और ये इसी के खत्म होते होते हमारे क्या, पूरे का पूरा चैप्टर 4 भी खत्म हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली परगेटिव्स क्या रहते हैं, ड्रग विच प्रमोट डिफेक्शन आर कोल्ड परगेटिव्स, और लग्जेटिव क्या रहते हैं, माइल्ड परगेटिव्स आर कोल्ड लग्जेटिव्स। देखिए अब क्या बोला है, अब देखिए बेसिकली देखिए परगेटिव्स क्या रहते हैं, परगेटिव्स ऐसी प्रिपरेशन रहती है बेसिकली बोला जाए तो, जो हमारे क्या पेट साफ करने के काम आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, परगेटिव्स। जो हमारे लेग्जेटिव है, कैथार्टिक्स है, ये हमारे सिनोनियम्स हैं किसके, परगेटिव्स के, मतलब कि अदर नाम बोल सकते हैं इसके परगेटिव्स के, या फिर इनको हम क्या टाइप भी बोल सकते हैं। जो हमारे जैसे हमने क्या लास्ट में देखा था, हमारे क्या कैलोइन हैवी और लाइट कैलोइन। ठीक है, ऐसे हमारे ये परगेटिव्स भी होते हैं हैवी और लाइट। जो हमारे लेग्जेटिव्स रहते हैं वो माइल्ड यानी कि हल्के फुल्के रहते हैं हमारे परगेटिव्स, और जो हमारे कैथार्टिक्स रहते हैं वो क्या, ड्रास्टिक या ड्रास्टिक परगेटिव आर कॉल्ड कैथार्टिक्स, मतलब कि जो हमारे क्या भीषण, ड्रास्टिक मतलब क्या रहता है, भीषण, मतलब कि जो हमारे हैवी रहते हैं वो हमारे कहते हैं कैथार्टिक्स रहते हैं, और लेग्जेटिव्स क्या रहते हैं हमारे, जो हमारे माइल्ड यानी कि जो हमारे हल्के फुल्के रहते हैं। तो माइल्ड परगेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, लेग्जेटिव बोलते हैं, ड्रास्टिक परगेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, कैथार्टिक्स बोलते थे। पर लेकिन जो परगेटिव्स रहते हैं बेसिकली क्या, किसके लिए यूजफुल होते हैं, हमारे पेट साफ करने के लिए। ठीक है, क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ लग्जेटिव्स, बेसिकली जो हमारी जो क्लासिफिकेशन है टाइप है लग्जेटिव्स के, उसके क्या क्या है, स्टिमुलेंट, इरिटेंट परगेटिव्स, एग्जांपल इसका सीना, फिनोल्फिफ्थनिन और क्या, कैस्ट्रोल। उसके बाद में बल्क परगेटिव्स के एग्जांपल हमारे क्या, मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सिल मिथाइल सेलुलोज। उसके बाद में इमोलेट परगेटिव्स का एग्जांपल हमारा क्या, लिक्विड पैराफिन। उसके बाद में सेलिन कैथार्टिक्स का एग्जांपल हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, इरिटेंट परगेटिव्स के एग्जांपल एक बार और रिपीट कर लेते हैं, सीना, फिनोफ्थलीन, कैस्ट्रोल। उसके बाद में बल्क परगेटिव्स के मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सिलिक मिथाइल सेलुलोज। उसके बाद में इमोलेट परगेटिव्स के एग्जांपल हमारा क्या, लिक्विड पैराफिन। और सेलिन कैथार्टिक्स का एग्जांपल हमारा क्या, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ओके, इसके बाद हम देखें हमारा सेलिन कैथार्टिक्स क्या रहते हैं, सेलिन कैथार्टिक्स रहते हैं, सेलिन कैथार्टिक्स आर द एजेंट दैट क्विकन एंड इंक्रीज इवैक्यूएशन फ्रॉम द बाउल्स। एग्जांपल इसका मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। देखिए सेलिन कैथार्टिक्स क्या रहते हैं, देखिए सेलिन कैथार्टिक्स बेसिकली कैसे एजेंट्स रहते हैं जो हमारे बढ़ाते हैं किसको, एवोल्यूशन फ्रॉम द बाउल्स, जो हमारे आते रहती है उसमें से हमारा जो वेस्ट मटेरियल रहता है, मतलब कि रीनल क्लियर, इस बार एवोल्यूशन फ्रॉम द बाउल्स, इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं क्या, रीनल क्लियर। ठीक है, मतलब कि क्या हमारा जो आंत रहती है उसको साफ करने की बेसिकली प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, तेज करते हैं। क्विकन मतलब कि तेज करना है, फिर इंक्रीज मतलब बढ़ाना। क्या कौन करता है, हमारी जो आंत की, जैसे हम लोग क्या अपनी आंत के का क्लीननेस करा रहे हैं, उस टाइम पे हमारा क्या होता है कि उस प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं या फिर क्विकन जल्दी कराते हैं, कौन, सेलिन कैथार्टिक्स। एग्जाम्पल इसका क्या, मैग्नीशियम सल्फेट या फिर सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म क्या है इसका, सेलिन कैथार्टिक्स इंक्रीज ऑस्मोसिस प्रेशर देयर बाय सीक्रेटिंग एडिशनल फ्लूइड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखिए बेसिकली क्या, जो अपने सेलिन कैथार्टिक्स रहते हैं सबसे पहले पॉइंट में क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि एक तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोल सकते हैं। आपने ऑस्मोसिस पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में 100%, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता है कि बेसिकली हम बोल सकते हैं इसको
ऑस्मोटिक प्रेशर में बेसिकली क्या हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व रहती है। तो सैलिन कैथार्टिक इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू बाय सीक्रेटिंग एडिशनल फ्लूइड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या देखिए बेसिकली बोला है कि जो हमारा सैलिन कैथार्टिक्स है वो इंक्रीज कर देता है किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को अपने, ठीक है, किसके थ्रू, सीक्रेटिंग एडिशनल फ्लूइड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक, जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसके थ्रू जो हमारा सीक्रेशन हो रहा है किसका, हमारे फ्लूइड का, उसको इंक्रीज कर देता है ऑस्मोटिक प्रेशर के, उसके ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है सबसे पहले कौन, सैलिन कैथार्टिक्स। ओके, अब देखिए एक बार हम तीनों के तीनों पॉइंट्स को रीड कर देते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के। सैलिन कैथार्टिक्स इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर थ्रू बाय सीक्रेटिंग एडिशनल फ्लूइड इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन बल्क एंड स्टिमुलेट पैरालाइसिस peristalsis causing evaluation from the bowel. As saline catharsis increases the osmotic pressure and increase in peristaltics of GIT, they are used in the treatment of constipation. देखिए सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला है, जो हमारा सैलिन कैथार्टिक्स है वो क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, जो हमारा सीक्रेशन हो रहा है किसके थ्रू, हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू, जो हमारा एडिशनल फ्लूइड का जो सीक्रेशन हो रहा है उसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो सीक्रेशन होने का मतलब कि बेसिकली देखा जाए तो जो इंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू जो हमारा एडिशनल फ्लूइड है उसका जो सीक्रेशन हो रहा है तो उसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देता है सबसे पहले कौन, सैलिन कैथार्टिक्स। ओके, उसके बाद में सेकंड पॉइंट में लिखा है दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन बल्क एंड स्टिमुलेट पेरिस्टाइसिस कॉजिंग इवोल्यूशन फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द बाउल्स। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या 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 है कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इसका रिजल्ट मिलता है इंक्रीज हो जाता है बल्क में, मतलब कि बड़ी मात्रा में इंक्रीजमेंट आ जाता है किसके अंदर, बड़ी मात्रा में इंक्रीजमेंट आ जाता है किसके अंदर, हमारे क्या, इकम्युनेशन फ्रॉम दी बाउल्स। ई कॉम्बिनेशन फ्रॉम द बाउल से मतलब कि हमने क्या, जो हमारे बताया था हमने, जो हम आंतों की हमारी क्लीननेस ऑफ रीनल, क्लीननेस ऑफ रीनल भी बोल सकते हैं इवोल्यूशन फ्रॉम द बाउल को हम। तो हम जो रीनल का क्लीनिंगनेस कर रहे थे तो उसमें क्या आ जाती है, हमारी इंक्रीजमेंट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में एज सैलिन कैथार्टिक्स इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इंक्रीज इन पेरिस्टाइसिस ऑफ जीआईटी। जैसे हमारे जो हमारे सैलिन कैथार्टिक्स है वो क्या, हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करता है और हमारे क्या, किसको इंक्रीज कर रहा है, पेरिस्टाइसिस ऑफ जीआईटी, पेरिस्टाइसिस ऑफ जीआईटी को भी इंक्रीज कर रहा है। तो इसका हमारा यूज हमें क्या मिलता है, इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं। बेसिकली हमारे सैलिन कैथार्टिक्स रहता है जो हमारी दोनों की दोनों जब प्रोसेस हमारी अप्लाई हो जाते हैं, जब ऑस्मोटिक प्रेशर को भी इंक्रीज कर देता है किसके थ्रू, इंटेस्टाइनल ट्रैक में जो हमारे फ्लूइड का, एडिशनल फ्लूइड का जो सीक्रेशन हो जाता है उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको इंक्रीज कर दिया सबसे पहले तो सैलिन कैथार्टिक्स ने। सेकंड वन उसने क्या किया, जो हमारी क्या रीनल क्लीननेस हो रही थी उसके प्रोसेस को इंक्रीज कर दिया, और जो हमारी पेरिस्टाइसिस, जो हमारे पेरिस्टाइसिस है किसके अंदर, जीआईटी के अंदर, उनके उसको भी इंक्रीज कर दिया। तो इसी वजह से ये हमारी प्रोसेस दोनों के दोनों किसके लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा सैलिन कैथार्टिक्स है ऐसे वर्क फंक्शन करता है तो हम ये किसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, हमारी कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा क्या, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन मीन्स हैंडिंग ऑफ स्टूल। देखिए बेसिकली कॉन्स्टिपेशन की एक बार हम डेफिनेशन कर लेते हैं एक बार। कॉन्स्टिपेशन मीन्स हार्डनिंग ऑफ स्टूल विच कैन बी कॉज ड्यू टू डिक्रीजिंग पेरिस्टाइसिस मूवमेंट। ठीक है, देखिए पेरिस्टाइसिस मूवमेंट को कौन इंक्रीज कर रहा था, हमारा क्या, कौन, सैलिन कैथार्टिक्स इंक्रीज कर रहा था उसको। ठीक है, तो जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है, एक तो हार्डनिंग ऑफ स्टूल्स, स्टूल्स के हार्डनिंग हो जाते हो, या फिर कोज कर देता है डिक्रीज किसके अंदर, पेरिस्टाइसिस मूवमेंट को। ठीक है, पेरिस्टाइसिस मूवमेंट को, पेरिस्टाइसिस जो मूवमेंट रहता है उनको उसमें डिक्रीजमेंट आ जाता है, स्टूल्स की हार्डनिंग हो जाती है। तो इस वजह से हमारा कॉन्स्टिपेशन में भी ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, बेसिकली हिंदी मीनिंग क्या रहता है कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज। जब हमारी कब्ज की बीमारी, हम बोलते हैं ना कि कब्ज की बीमारी हो गई, तो इस वजह से तो कॉन्स्टिपेशन में भी ड्यू टू इंटेस्टाइनल इंजरी, change in the food intake, change in food type, change in environmental, lack of exercise and due to constipation of medicinal agents. Thus सैलिन कैथार्टिक्स आर मेनली यूज इन कॉन्स्टिपेशन। देखिए बेसिकली कॉन्स्टिपेशन किस किस के थ्रू हो जाता है, हमारी इंटेस्टाइनल इंजरी हो जाए, या फिर हम फूड में चेंजेस कर रहे हैं, या फिर फूड जो हम ले रहे हैं उसमें चेंजेस, डेली हम जो फूड ले रहे थे उसमें चेंजेस कर रहे हैं, या फिर फूड जो हमारा था बेसिकली उसको में चेंजेस कर रहे हैं। फूड इनटेक का मतलब क्या हो गया,
उसका टाइम चेंजिंग कर रहे हैं, या फिर टाइम से हम फूड नहीं खाना नहीं खा रहे हैं, या फिर जो हम खाना पहले सिंपल खाना खाते थे अब चाइनीज खाने लगे, तो उसके थ्रू भी, या फिर जो हमारी इन्वायरमेंट कंडीशंस हैं उसके थ्रू भी, लैक ऑफ एक्सरसाइज ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन ऑफ मेडिसिनल एजेंट्स। ठीक है, दस इसी वजह से हम किसका बेसिकली यूज करते हैं, सेलिन कैथार्टिक्स का यूज करते हैं किसके अंदर, कॉन्स्टिपेशन के अंदर। ओके, इसके बाद में यूजेस ऑफ सेलिन कैथार्टिक्स, बेसिकली सेलिन कैथार्टिक्स यूजेस का क्या, टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन सबसे मेन यूज हो गया इसका, क्या हम कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं किसको, सेलिन कैथार्टिक्स को। इन हर्निया टू अवॉइड एक्सेसिव स्ट्रेनिंग। हर्निया हमारी बेसिकली क्या रहती है, मतलब कि आंतों का उतर जाना, ये बेसिकली बोला जाता है हर्निया डिसीज जो रहती है। ठीक है, इन होमोडिसीज बोल्स एंड रीनल डिसऑर्डर्स, सेलिन कैथार्टिक्स का देखें रीनल डिसऑर्डर्स के लिए हम यूज कर रहे थे, क्योंकि हम क्या सेलिन कैथार्टिक्स में हम क्या कर रहे थे, रीनल क्लीननेस भी कर रहे थे। टू अवॉइड राइज इन बीपी ड्यूरिंग डिफ्रैक्शन, क्या हमें इसको अवॉइड करना चाहिए जब क्या हम जब हमारा किसी पेशेंट का भी क्या ब्लड प्रेशर हाई हो। टू रिमूव इंटेस्टाइनल कंटेंट्स बिफोर एक्सरे एग्जामिनेशन। ठीक है, मतलब क्या रिमूव करने के लिए क्या इंटेस्टाइनल कंटेंट्स किसके लिए, बिफोर मतलब कि पहले एक्सरे एग्जामिनेशन से पहले जब हमारा इंटेस्टाइनल कंटेंट्स रहते हैं उनको रिमूव करने का उनका सेलिन कैथार्टिक्स का यूज करते हैं। ओके ओके, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट और क्या फिनोमेना शो करता है, मतलब बेसिकली क्या रहता है, मैग्नीशियम सल्फेट ऐसा फिनोमेना शो करता है जो इफ्लोरेसेंस इन ड्राई एयर। बेसिकली देखिए ड्राई एयर के कांटेक्ट में आने के साथ बाद में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट रहता है वो फूल जाता है। मतलब कि क्या इफ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है, फूलना। तो ड्राई एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में जो अपना मैग्नीशियम सल्फेट रहता है वो फूल जाता है। इसके बाद में फोर्थ है, इट इज ऑर्डरलेस, वेरी सोल्यूबल इन बॉइल्ड वाटर। क्या वेरी सोल्यूबल मतलब कि जल्दी सोल्यूबल हो जाता है किसके अंदर, गर्म पानी के अंदर, बॉइलिंग वाटर के अंदर। और इट इज ऑर्डरलेस, इसका कोई भी ऑर्डर नहीं है। स्टोरेज कंडीशन कहते थे शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड। बेसिकली हम क्या है, इसको हम वेल क्लोज कंटेनर्स के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं किसको, मैग्नीशियम सल्फेट। उसके बाद में इनकम्पेटेबिलिटी किसके साथ में बनती नहीं है मैग्नीशियम सल्फेट की, विद एल्कलाई बेसिस के साथ में बिल्कुल नहीं बनती मैग्नीशियम सल्फेट की। कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट्स, जो हमारे कार्बोनेट्स रहते हैं और बाई कार्बोनेट्स रहते हैं उनके साथ में बनती है। NaI सोडियम आयोडाइड के साथ में रहती है, और पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ में भी नहीं बनती किसकी, मैग्नीशियम सल्फेट की। बेसिकली देखिए मैग्नीशियम सल्फेट किसके साथ में इनकम्पेटेबिलिटी शो करता है, विद एल्कलाई, कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट, और NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम टार्ट्रेट के साथ में। ओके, इसके बाद में यूजेस क्या क्या है, यूजेस क्या है, सेलिन परगेटिव, क्या है सेलिन परगेटिव की तरह हम यूज कर सकते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग एंड एंटीडोट्स। एज एंटीडोट क्या, हैवी मेटल पॉइजनिंग, जब किसी को हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो जाए उस टाइम पे हम एज एन एंटीडोट किसका यूज करते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का। इट इज यूज्ड फॉर वेटर ड्रेसिंग, क्या बेसिकली वेटर ड्रेसिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ बॉय। ठीक है, किसके लिए, वेट ड्रेसिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं बोल्स के ट्रीटमेंट के लिए। बोल्स मतलब क्या होता है, फोड़े, जब हमारे फोड़े हो जाते हैं जिसके अंदर हमारे क्या एक जैसे हम उसको मतलब फोड़े उसको फोड़ते हैं, या फिर उसको अगर जो हम उसमें अगर जो एक पिंच कर देते हैं, मतलब कि उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर आते हैं, तो बोल मतलब क्या होता है, जो अपने फुंसी फोड़े रहते हैं तो फोड़े जो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में इन हाइपरटेंशन पेशेंट टू अवॉइड एक्सेसिव स्टेनिंग, क्या बेसिकली जो हाइपरटेंसिव हमारे पेशेंट रहते हैं उसको उनको इसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, इसके बाद में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, हमारे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जिसको हम सिनोनिम क्या है, रिक्लेरी साल्ट, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रोक्लेरी साल्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, क्रिस्टलाइन पाउडर कैसा है, कलरलेस, इसका कोई भी कलर नहीं है, रंगहीन है। ऑर्डरलेस, इसकी कोई भी दुर्गंध नहीं है इसके अंदर। इट हैज अ कूलिंग स्लाइन टेस्ट, क्या कूलिंग, कूलिंग स्लाइन टेस्ट रहता है इसका। बेसिकली स्लाइन मतलब क्या रहता है, खारा। ठीक है, मतलब कि क्या बेसिकली कूलिंग स्लाइन टेस्ट, ठंडा खारा टाइप का स्लाइन मतलब क्या रहता है, खारा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप पानी पीते हैं तो पानी भी आपको लगता है कि खारा है ये पानी, या फिर आप बोल देते हैं कि खारा पानी है, तो ऐसे ही इसका टेस्ट रहता है। ठीक है, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, किसके अंदर, वाटर के अंदर सोल्यूबल है, पर लेकिन इनसोल्यूबल है किसके अंदर, एल्कोहल के अंदर। मतलब कि पानी के अंदर आसानी से घुल जाता है या फिर घुल जाता है, और क्या घुल, और किसके अंदर नहीं घुलनशीलता नहीं दिखाता, एल्कोहल के अंदर। ठीक है, इट शोज फिनोमिना ऑफ इफ्लोरोसेंस, इफ्लोरोसेंस का फिनोमिना शो करता है ये भी। ठीक है,
उसके बाद में स्टोरेज कंडीशन का, स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर, मतलब कि बिल्कुल पैक्ड हमारे कंटेनर से रहने चाहिए जिसके अंदर हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इनकम्पेटेबिलिटी किसके साथ शो करता है, किसके साथ में नहीं बनती, विद एसिड्स, बेसिकली जो हमारे एसिडिक कंपाउंड है जैसे हमारा HCl हो गया, H2SO4 हो गया, इनके साथ में इसकी नहीं बनती। कैल्शियम एंड लेड साल्ट और कैल्शियम के साथ में भी इनकम्पेटेबिलिटी शो करता है। यूज इसका एज एन परगेटिव की तरह हम यूज करते हैं इसको, एज अ स्टेबलाइजर इन चीजेज एंड मीट प्रोडक्ट्स। क्या जो हमारे चीज रहती है या फिर जो हमारे मीट प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे आप लोगों को आप मीट प्रोडक्ट आप बाहर से खरीदते भी होंगे जो हमारे बॉक्सेस में पैक रहते हैं, या फिर जो हमारी इंडस्ट्रीज मीट को सप्लाई करती है, तो उनके स्टेबलाइजर की तरह, मतलब कि उनके अंदर हम इसको डाल देते हैं और उसके स्टेबलाइजर की तरह हम यूज करते हैं इसको, या फिर किसी भी चीज प्रोडक्ट में भी एज अ इंग्रेडिएंट ऑफ फिलिंग सॉल्यूशन। क्या हम फिलिंग सॉल्यूशन के इंग्रेडिएंट की तरह भी हम इसको यूज करते हैं, एज इंग्रेडिएंट ऑफ इफ्लोरेसेंट पाउडर एंड बाथ सोप। क्या, एक तो इफ्लोरेसेंट पाउडर की तरह और बाथ सोप, जो हमारी क्या नहाने की साबुन रहती है और जो हमारे इफ्लोरेसेंट पाउडर रहते हैं उनके इंग्रेडिएंट के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। सॉरी, इफरवेशेंट पाउडर, ठीक है, मतलब कि क्या जो हमारे चमकीले पाउडर्स रहते हैं उनके इंग्रेडिएंट्स की तरह भी हम एज एन उनके जो हमारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उनके अंदर उसकी तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर बाथ सोप जो हमारी नहाने वाली साबुन रहती है उनकी फॉर्मुलेशन के भी हम एज एन इंग्रेडिएंट इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म हो फ्रेंड्स। आज हमने अपना क्या चैप्टर 4 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल JIT एजेंट पूरा का पूरा कवर कर लिया। आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, और कुछ इंप्रूवमेंट करनी है तो वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।